हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेवन्थ पेपर आप लोगों का संस्कृत का है और आज आप लोगों की संस्कृत की 11th क्लास है। 10th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वचन क्या होते हैं, उसके साथ ही हम लोगों ने देखा वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो संस्कृत में वचन के 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जबकि हिंदी में आप लोगों के वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हम लोगों ने वचनों के बारे में डिस्कस किया कि एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। उसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि एक वचन में किस प्रकार से लिखा जाता है, द्विवचन में किस प्रकार से लिखा जाता है और बहुवचन में किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले आप लोग लास्ट क्लास जाके देख लें, देन उसके बाद आप लोग 11th क्लास को में देखें, बिकॉज तब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो 10th क्लास में आप लोगों का वचन जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ आज आप लोगों की 11th क्लास में आपका सर्वनाम टॉपिक जो है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोनाउन। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड और अपडेट्स। इसी के साथ मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों के सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर स्टार्ट कर दी हैं और आप लोगों को सभी क्लासेस के जो प्रॉपर प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। मैंने प्रॉपर सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रॉपर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं जितनी भी क्लासेस लेती हूँ उसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस। वहाँ पर जितनी भी मैं क्लासेस लेती हूँ या जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताती हूँ, जो मैं यूट्यूब पर आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर डिस्कस करती हूँ। तो टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं तो वहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम मेरा चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसी के साथ जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप लोग वहाँ उस लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनके सभी के नोट्स मिल जाएंगे। और प्रॉपर आप लोगों को मेरे नोट्स जो है वो बनाते हुए चलना है, बिकॉज लास्ट में बहुत कम टाइम रहता है, इसलिए आपको नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना है। मेरी जो स्पीड है वो मैंने अब कम कर दी है, बिकॉज आप लोग नोट्स मेरे साथ बनाएंगे। देन एक बार आप नोट्स बना लें, फिर उसके बाद एक बार मेरी क्लास को फिर से देख लें। तब आपको कुछ नहीं करना। जब आप नेक्स्ट दूसरी बार मेरी क्लास देखेंगे तो केवल आप लोगों को सुननी है क्लास को, आपको ओपन करके बस देखते जाना है। जो चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ बस आप लोगों को उनको सुनते जाना है। फिर जो रिवीजन है वो आप लोगों को अपनी नोटबुक से करना है। तो नोट्स अगर मेरे साथ साथ अभी बनाते चलेंगे तो लास्ट टाइम आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने। तो सर्वनाम टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के 2015 एग्जाम में पूछा गया है डीएलएड के, कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सबसे पहले नोट देख लेते हैं कि नोट क्या है। मतलब चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं, नोट पहले ही आ गया। देखते हैं क्या होता है, क्या नोट में बताया गया है। नोट है संज्ञा के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग ही सर्वनाम है। हम लोगों ने संज्ञा के बारे में डिस्कस किया था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। ये क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब इसके संज्ञा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अदरवाइज प्लेलिस्ट पर जाकर आप संज्ञा जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लें। देन आपको सर्वनाम तभी समझ में आएगा जब आपको संज्ञा पता होगी कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि संज्ञा में आप लोगों का कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे नाम जैसे कि सीता, तो सीता के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सीता के लिए हम लोग अदर कोई वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे कि वह सीता है। तो अब हमने बोला सीता खाना खाती है, और दूसरी बार अगर हमें यूज़ करना होगा कि सीता खाना खाती है और पानी पीती है, तो हम लोग दोबारा से सीता वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। सीता की जगह हम लोग कोई और दूसरा वर्ड भी यूज़ कर लेंगे। तो जो दूसरा वर्ड सीता के लिए यूज़ किया जाएगा उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन बताया है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या है, यहाँ पर सीता संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करना ही आप लोगों का सर्वनाम कहलाता है। मतलब जो भी संज्ञा है उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करना ही आप लोगों का सर्वनाम कहलाता है। क्या है डेफिनेशन, बहुत ईजी डेफिनेशन
डेफिनेशन है, इसलिए मैंने इसे नोट्स में आपके प्रॉपर करके रखी है कि अगर कोई आपसे पूछो सर्वनाम क्या है तो आप सीधे कह दें जो भी संज्ञा होगी उसके स्थान पर किसी अन्य शब्द का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वो आपकी सर्वनाम होगी। सबसे इजी डेफिनेशन है। अब जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किसे सर्वनाम कहते हैं? वे जितने भी शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, उसकी जगह पर, संज्ञा की जगह पर अगर कोई दूसरा शब्द आता है तो उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। वो कोई भी वर्ड यूज़ किया जाए संज्ञा के स्थान पर उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए, आप लोगों ने प्रोनाउन जो है वो आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, प्रोनाउन या सर्वनाम जो है वो आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, और आज आप लोगों को पढ़ना है संस्कृत में। तो यहाँ पर संस्कृत के थ्रू आपको बताया जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है, लेकिन चीज़ें डेफिनेशन वही रहेगी जो आपकी इंग्लिश में थी, जो आपकी हिंदी में थी, और डेफिनेशन वही रहेगी संस्कृत में भी। तो संस्कृत में सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं सर्वनाम के बारे में क्या चीज़ें होती हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब जिसका नाम सभी जगह हो, और जैसे सीता है, सीता की जगह हम लोगों ने, सीता क्या है? सीता आपकी संज्ञा हो गई, किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो सीता किसी व्यक्ति का नाम है। इसके बाद कहीं पे भी जो चीज़ें यूज़ करी जाएंगी सीता के लिए, सीता के लिए कहीं पे दूसरे शब्द यूज़ किए जाएंगे, वो सब होंगे सर्वनाम। तो जो नाम है, नाम के स्थान पर और कोई शब्द यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। सर्व का अर्थ क्या होता है? नाम तो आप समझ गए। जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। समझ रहे हो? जो शब्द सबके स्थान पर या सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सर्व। सर्व मतलब होता है सभी जगह। तो सर्वनाम का आप समझ रहे हैं क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? नाम मतलब नाम, और सर्व मतलब होता है जो शब्द सभी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर सारे संस्कृत वर्ड हैं, हम लोग एक एक वर्ड का अर्थ भी देखेंगे कि क्या किसका मतलब होता है। तो मतलब होता है तुम। तो मतलब क्या होता है? तुम। यहाँ लिखते जाइए आप लोग नीचे साइड से। तो मतलब होता है तुम। सा मतलब होता है वह। सा मतलब क्या होता है? वह। वह का मतलब होता है सा। यहाँ से मैं प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पा रही बट मैं बोलती जा रही हूँ, आप मेरे वर्ड्स को सुने। तो मतलब होता है तुम। तुम किसके लिए यूज़ किया गया है? उसने कहा कि तुम वहाँ चले जाओ, तो तुम यहाँ क्या होगा? तुम यहाँ पे सर्वनाम होगा आपका। तुम वर्ड जो है, जो तुम शब्द है, यहाँ पे क्या होगा? सर्वनाम होगा। अब उसने बोला वह वहाँ पे खड़ा है, तो वह किसकी बात की गई है? वह उसकी मतलब दूसरे की बात की गई है। जैसे बोला राम पेड़ के नीचे खड़ा है, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा तो उसने कहा कि वह पेड़ के नीचे खड़ा है। तो यहाँ पे क्या? साम मतलब होता है वह। तो जितने भी ये वर्ड हैं ये क्या है? ये सब सर्वनाम की जगह प्रयोग किए जाएंगे। तुम जो वर्ड है ये सर्वनाम की जगह प्रयोग किया जाएगा। वह जो है ये आपका सर्वनाम है। अहम मतलब होता है मैं। अहम मतलब क्या होता है? मैं होता है। उसके बाद अगला है अयम। अयम मतलब क्या होता है? अयम मतलब होता है यह, और यह पुल्लिंग में यूज़ किया जाता है। जो अयम है ये आपका पुल्लिंग में यूज़ किया जाता है। किम मतलब होता है क्या, ये भी आपका सर्वनाम है। मम मतलब होता है मेरा। मम मतलब क्या होता है? मेरा। त्वम मतलब होता है तुम्हारा। त्वम मतलब क्या होता है? तुम्हारा। इन सब के अर्थ लिखते जाइए, बिकॉज अभी आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं बोलती जा रही हूँ, एक बार आप मेरे जो वर्ड्स बोली उनको फिर से सुनिए। त्वम मतलब होता है तुम। त्वम मतलब क्या होता है? तुम। सा मतलब होता है वह। अहम मतलब होता है मैं। अयम मतलब होता है यह। किम मतलब होता है क्या। मम मतलब होता है मेरा। तो मतलब होता है तुम्हारा। तो ये आप लोगों के जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है? ये सब आपके सर्वनाम की जगह प्रयोग किए जाएंगे। मतलब ये आपके सब सर्वनाम है, जहाँ पे भी तुम वर्ड यूज़ किया जा रहा हो, वह वर्ड यूज़ किया जा रहा हो, अहम मतलब मैं वर्ड यूज़ किया जा रहा हूँ, अयम मतलब यह होता है, किम मतलब क्या होता है, मम मतलब होता है मेरा, और तुम मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम, वह, मैं, यह, क्या, मेरा, तुम्हारा,
ये जहाँ पे भी यूज़ किए जाएं आप समझ जाइए ये सर्वनाम की जगह यूज़ किए जा रहे हैं। कौन कौन से वर्ड? जहाँ पे त्वम यूज़ किया जाए, जहाँ पर सा यूज़ किया जाए, जहाँ पर अहम यूज़ किया जाए, जहाँ पर अयम यूज़ किया जाए, जहाँ किम यूज़ किया जाए, जहाँ मम यूज़ किया जाए, या जहाँ पर त्वम यूज़ किया जाए। ये सब किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं? ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और ये सभी शब्द कहलाते हैं आप लोगों के सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अभी इनसे हम लोग वाक्य भी बनाएंगे कि इन शब्द से कैसे वाक्यों की रचना की जाती है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा के बारे में बताना या संज्ञा के स्थान पर जो भी अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सब आपके सर्वनाम कहलाते हैं। और जहाँ पे भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आप समझ जाइए कि ये संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द आप लोगों के सर्वनाम कहलाएंगे। कौन कौन से? त्वम, सा, अहम, यहम, किम, मम, तुम। ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के जो है ये आपके सर्वनाम है। त्वम को कहते हैं तुम, सा को कहते हैं वह, अहम को कहते हैं हम लोग मैं, अयम को कहते हैं यह, किम मतलब होता है क्या, मम मतलब मेरा, तव मतलब तुम्हारा। आगे हम लोग देखते हैं तो संज्ञा आप लोगों को समझ में आ गई कि जो चीज़ें संज्ञा, तो आप लोगों को सर्वनाम समझ में आया। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे एक एक करके हम लोग समझेंगे। ये सर्वनाम है आप लोगों के और ये लिंग की बात की गई है। सर्वनाम में भी बहुत सारी लिंग अलग अलग होते हैं, जैसे कि हम लोग अभी समझते हैं। सा मतलब क्या होता है? आपको पता है सा मतलब क्या होता है? जिसे भी पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सा मतलब क्या होता है। तो यहाँ लिखिए, सा मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। सा का मतलब क्या होता है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, वह। सा का मतलब होता है वह। लेकिन जो ये वह है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा। किसमें? स्त्रीलिंग में। जहाँ पे स्त्रीलिंग की बात होगी, मतलब जहाँ किसी स्त्री जाति का बोध कराएंगे या स्त्री जाति की बात की जाएगी, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ये वाला सा का प्रयोग किया जाएगा जिसमें आपके डंडा लगा हुआ है। जबकि यहाँ पर जिस सा में विसर्ग लगी हुई है उसे हम लोग पुल्लिंग की तरह यूज करेंगे और इसका अर्थ भी होता है वह। क्या होता है? वह। जहाँ पर पुरुष जाति या फिर जहाँ पुल्लिंग की बात की जाएगी वहाँ पर इस वाले सा का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? इस वाले सा का। जहाँ स्त्रीलिंग होगा वहाँ पर इस सा का प्रयोग करेंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है और यहीं पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। संस्कृत में केवल एक बिंदी लगाने पर और एक मात्रा का अंतर है केवल आपका। तो यहाँ आपको ध्यान से चीज़ों को सुनना है। अब बात करते हैं तत्। तत् में जो आप लोगों का इसका मतलब भी होता है वह, इसका मतलब भी होता है वह। लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? ये आप लोगों के नपुंसक लिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? नपुंसक लिंग के लिए तत् यूज होता है। सा जो है ये आपका पुल्लिंग के लिए और सा जो है ये आपके स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। ये सब क्या है? ये सब हैं आपके सर्वनाम, लेकिन ये सभी अलग अलग चीज़ों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि ऐसा, ऐसा मतलब होता है यह है। ऐसा मतलब क्या होता है? यह है। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, एक्चुअली जो पेन है वो अच्छे से चल नहीं रहा है मेरा, तो ये क्या होगा? ये है। लेकिन ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये हो रहा है पुल्लिंग के लिए। जबकि ये वाला जो ऐसा है जिसमें मात्रा लगी हुई है इसका मतलब भी यह होता है, लेकिन ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है या स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ऐतत। ऐतत भी ये आपका, इसका मतलब भी यह होता है, लेकिन ये आपका नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। अब आपको समझ आ रही चीज़ें मैं क्या बताना चाह रही हूँ उसको एक बार फिर से सुन लेते हैं। जो आपका सा है वो आपका स्त्रीलिंग होता है जिसमें मात्रा लगी होती है बड़ा की, जिसमें विसर्ग लगी होती है उसका मतलब भी होता है वह हिंदी में, लेकिन ये पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। तत् का मतलब भी होता है वह, लेकिन ये आपका नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ नपुंसक लिंग की बात हो, जहाँ पर नपुंसक लिंग की बात हो रही होगी वहाँ पर आपका तत् यूज होगा। अब बात करते हैं ये, जैसे उसने बोला ये घोड़ा है, तो घोड़ा क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग है। तो अगर घोड़े, अगर हम इसे संस्कृत में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? आप बताइए क्या बनाएंगे? ऐसा अश्व अस्ति। तो ये हम किस में बनाएंगे? ये हम बनाएंगे संस्कृत में। तो इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे? घोड़ा के लिए हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे क्योंकि ये पुल्लिंग होता है, घोड़ा पुल्लिंग होता है ना। अब ऐसा अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें कि अगर हम लोग ये बोलेंगे कि यह सीता है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ स्त्रीलिंग की बात की गई है तो यहाँ पर इस वाले ऐसा का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने कोई नपुंसक लिंग की बात की तो उसमें हम लोग ऐतत का प्रयोग करेंगे, जबकि उसका मतलब सबका एक ही होता है। हिंदी में अर्थ सबका होता है यह,
सा और तत् का मतलब होता है वह, जबकि ऐश, ऐशा और ऐतत का मतलब होता है यह। लेकिन इनको हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार प्रयोग करते हैं, मतलब सभी जगह अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है और किसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं। आगे देखते हैं। ये आप लोगों के संस्कृत में वाक्य है। संस्कृत में आप लोगों को वाक्य बनाने आना चाहिए। अभी हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वाक्य बनाना भी सीखेंगे, श्लोक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों का भी बेस बन रहा है। अगर आपने अभी ये चीज़ें सब क्लियर कर ली ना, और जो भी ये संस्कृत के वर्ड हैं उनके आप लोग बगल में हिंदी लिखते जाइए, क्योंकि संस्कृत आपने इतने टाइम से पढ़ी नहीं और इतने टाइम बाद पढ़ रहे हैं, तो आपको संस्कृत का हिंदी अर्थ ही नहीं पता होगा, तो फिर आप वाक्य भी नहीं बना पाएंगे हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी। इसलिए आप लोगों को जो शब्द मैं बता रही हूँ संस्कृत में, उसका मैं अर्थ हिंदी में बताती जा रही हूँ, तो वो आप लोगों को लिखते जाना है मेरे साथ साथ। आज पेन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको मुंह से बोली तो आप लिखते जाइए कि ऐतत, ऐशा, सा, इन सब का मतलब क्या होता है हिंदी में, इनको हिंदी में क्या कहते हैं। क्योंकि जब आप संस्कृत से हिंदी और हिंदी संस्कृत वाक्य प्रयोग करेंगे ना, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी, इस वजह से मैं कह रही हूँ। अब चलिए देख लेते हैं उदाहरण में, एग्जाम्पल में हम लोग सबसे फर्स्ट वाक्य प्रयोग करते हैं और देखते हैं सर्वनाम किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, यह सर्वनाम क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला वाक्य है कनका पठती, मतलब इसको हिंदी में कैसे ट्रांसफर करेंगे। कनका पढ़ती है, पढ़ती मतलब होता है पढ़ना, तो कनिका पढ़ती है। कनका जो है ये किसी लड़की का नाम है, तो कनका पठती मतलब कनका पढ़ती है। सा ना लिखती, सा का मतलब ये हम लोगों ने देखा था ऊपर कि सा का हिंदी में अर्थ क्या होता है। सा का हिंदी में अर्थ होता है वह, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। तो अब हम लोग यहाँ समझेंगे, यहाँ कनका क्या है, कनका यहाँ स्त्रीलिंग है, और सा मतलब होता है वह, तो सा जो है ये किसके लिए यूज़ किया गया, सा ये आपका कनका के लिए यूज़ किया गया। तो कनका यहाँ क्या है, यहाँ कनका संज्ञा है, जबकि सा जो है यहाँ आपका सर्वनाम है, क्योंकि ये कनका के जगह प्रयोग किया गया है। कनका मतलब संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर अगर कुछ प्रयोग किया जाता है तो उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो सा क्या है, सा आपका सर्वनाम है, और किनकी जगह ये प्रयोग किया गया है, कनका की जगह। मतलब अगर हम दोबारा अगर कनका की बात करेंगे तो यहाँ हम कनका कनका बार बार नहीं बोलेंगे, यहाँ हम कनका या संज्ञा का जो शब्द है उसकी जगह हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कनका पढ़ती, कनका पढ़ती है। सा ना लिखती, वह लिखती नहीं है, मतलब लिखती मतलब होता है लिखना, ना मतलब होता है नहीं, तो सा ना लिखती, वह लिखती नहीं है। तो वह किसके बारे में बताया गया है, मतलब कनका के बारे में। वह जो है ये बता रहा है कौन, कनका के बारे में बता रहा है कि कनका पढ़ती तो है लेकिन लिखती नहीं है। तो ये क्या आपको समझ में आया हिंदी अर्थ, कनका पढ़ती, कनका पढ़ती है, वह लिखती नहीं है। तो बताया है वह लिखती नहीं, वह मतलब कौन, कनका। तो कनका पढ़ती तो है लेकिन लिखती नहीं है, तो कनका पठती, सा ना लिखती, कनका पढ़ती है वह लिखती नहीं है। बताया जा रहा है कि कनका पढ़ती तो है लेकिन लिखती नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपको समझ आया होगा। जो भी शब्द समझ में नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं सभी डाउट्स आप लोगों की क्लियर करूंगी। कल मैंने एक वर्ड बोला था अजा, अजा मतलब होता है बकरी, और मुझे वहाँ पे गज़ा लग रहा था तो वो कन्फ्यूज़न हो गया। मतलब मेरे माइंड में तो था मतलब अजा ही, लेकिन वो कह सकते हो आपकी फ्लो में निकल गया, जो भी आप कह सकते हो। साथ ही आप लोगों ने मुझे मिस्टेक्स बताई मेरी एक दो, मैंने उस पर फोकस किया। मैंने आप लोगों से बोला था कल कि 7th पेपर कंप्यूटर नहीं संस्कृत, मुझे आप लोगों ने बताया तो थैंक यू उसके लिए। मतलब आप लोग इतने ध्यान से मेरी बातें सुनते हो, और मैंने जब नोटिस किया तो मैंने देखा कि यार हाँ मिस्टेक हुई मेरी उसमें, तो उसके लिए थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी, एक्चुअली माइंड में मेरी और आगे की चीज़ें चल रही होती है ना, तो वो फ्लो में निकल जाता है। लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन वो बाई चांस स्लिप हो जाती है कभी कभी टंग, तो इस वजह से तो थोड़ी सी अगर ऐसी कुछ मिस्टेक हुआ करे तो इग्नोर भी कर सकते हो, साथ ही मुझे बता भी सकते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती ना करूँ। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ आपका सर्वनाम क्या होगा, यहाँ आपका सर्वनाम क्या होगा, यहाँ सा जो है वो आपका सर्वनाम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अरुणा लिखती, अरुणा लिखती, लिखती मतलब होता है लिखना। अरुण जो है वो लिखता है, अरुणा मतलब है अरुण। तो अरुण जो है वो कौन है, ये आपका पुल्लिंग है ना, मतलब किसी लड़के की बात की जा रही है, तो लड़का क्या होगा, लड़का होगा आपका पुल्लिंग। तो अरुण लिखती मतलब अरुण लिखता है। सा ना पठती,
पठती मतलब पढ़ना होता है। सा, यहाँ पे ये वाला सा प्रयोग किया गया है जिसमें विसर्ग है, और ये वाला सा देखिए यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया था, अभी हम लोगों ने समझा था। ये देखिए किसके लिए प्रयोग किया गया, ये सा जो है यहाँ आपका इसके लिए प्रयोग किया गया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ जो सा है ये आपके पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, मतलब किसी लड़के जाति के लिए सा प्रयोग किया जाता है जिसमें विसर्ग होती है। तो अरुण क्या है, अरुण लड़का है ना, इसलिए यहाँ पे इस वाले सा का प्रयोग किया गया है। तो अरुण लिखती, अरुण लिखता है, वह नहीं पढ़ता है, मतलब वो लिखता तो है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो सा जो है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है अरुण के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है अरुण के बारे में कि अरुण लिखता तो है लेकिन वह पढ़ता नहीं है। तो अरुण लिखती, वह नहीं पढ़ता है, अरुण लिखता है, वह नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे ये बताया गया, तो वह जो है ये किसके बारे में बता रहा है, ये अरुण के बारे में बता रहा है। तो अरुण क्या है, अरुण आपकी संज्ञा है, क्या है, अरुण जो है वो आपकी संज्ञा है, जबकि सा जो है ये आप लोगों का क्या है, सा है आपको अरुण के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सा आपका सर्वनाम होगा और अरुण जो है वो आपकी संज्ञा होगी। अरुण क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के लिए विसर्ग वाला सा यूज किया जाता है। तो अरुण लिखती, सा ना पठती, अरुण लिखता है, वह पढ़ता नहीं है। आपको समझ में आया, इनका अर्थ समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड में। थर्ड क्या है आप लोगों का, तत्फलम मधुरम अस्ति, तत्फलम मधुरम अस्ति। तत् मतलब क्या होता है, तत् मतलब होता है वह। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तत् मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था तत् मतलब होता है वह, लेकिन वह क्या है हम लोग नपुंसक लिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, नपुंसक लिंग के लिए हम लोग तत् का यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फल, तत्फलम मधुरम अस्ति, मतलब वह फल मधुर है, मधुर मतलब मीठा है आप कह सकते हो। तो वह फल मधुर है, तत् मतलब होता है वह, फल मतलब होता है फल, मधुरम मतलब होता है मीठा या मधुर, अस्ति मतलब होता है। आपको समझ में आया, तत् मतलब वह, फलम मतलब फल, मधुरम मतलब मीठा या मधुर, अस्ति मतलब है। तो वह फल मीठा है, तो वह फल मतलब कोई एक फल है उसकी बात की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि वह जो फल है वो मीठा है। तो वह मतलब किसकी बात की जा रही है, उस फल की बात की जा रही है, और कोई उसे बता रहा है कि वो जो फल है वो मीठा है। तो तत् मतलब होता है वह, और वह मतलब किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो तत् जो है यहाँ पे आपका सर्वनाम होगा, क्या होगा, सर्वनाम होगा, क्योंकि किसी और की बारे में ये बता रहा है या किसी और की बात की जा रही है, किसी संज्ञा की बात की जा रही है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो तत् का प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं, तत् का प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर कर रहे हैं, इसलिए जो आपका तत् होगा वो होगा आप लोगों का सर्वनाम। और तत् का हिंदी अर्थ होता है वह, और जो तत् है वो आप लोगों के नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तत्फलम मधुरम अस्ति, मतलब वह फल मधुर है या वह फल मीठा है। आगे देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल क्या बताता है, फोर्थ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल कहते हैं ऐसा वृक्षा अस्ति। अच्छा ये बताइए ऐसा का अर्थ क्या होता है, मुझे फटाफट बताइए। अभी मैंने आपको बताया था ऐसा, ऐसा का अर्थ क्या होता है, ऊपर देखते हैं। चलिए ऐसा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जिसमें विसर्ग होता है, तो ये है ऐसा, और इसका प्रयोग, इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ यह, और प्रयोग कहाँ करते हैं, पुल्लिंग में। किसमें करते हैं, पुल्लिंग में। तो वृक्ष क्या होता है आप लोगों का, पुल्लिंग होता है। तो ऐसा का मतलब क्या होता है, यह, ऐसा वृक्षा अस्ति, वृक्षा मतलब वृक्ष होता है, अस्ति मतलब है होता है, ऐसा मतलब होता है यह। तो यह वृक्ष है, तो ऐसा मतलब यह, वृक्ष मतलब वृक्ष या पेड़ आप कह सकते हो, और अस्ति मतलब है। तो यह पेड़ है, लेकिन ऐसा किसके लिए प्रयोग हो रहा है, पुल्लिंग के लिए। और पुल्लिंग कौन है, पुल्लिंग है आप लोगों का वृक्ष, वृक्ष क्या है, पुल्लिंग। तो यहाँ पर पुल्लिंग के लिए हम लोग ऐसा का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग इसका हिंदी अर्थ पूछे तो हिंदी अर्थ आप इसके बगल में लिख सकते हो, वाक्य के बगल में हिंदी अर्थ लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाएंगे जब आप रिविजन करेंगे, इसलिए आप लोग साथ में बगल में यहाँ पर हिंदी अर्थ लिखते जाइए। मैं सभी का अर्थ एक बार बोल दे रही हूँ, तो मेरे साथ साथ लिखते जाइए। ऐसा वृक्षा अस्ति मतलब यह वृक्ष है या यह पेड़ है या यह वृक्ष है, आप कुछ भी लिख सकते हो, यह वृक्ष है। मेरा एक्चुअली आज पेन सही नहीं चल रहा तो इस वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बोल देती हूँ। तो यह वृक्ष है, ऐसा कहा किसके लिए प्रयोग हुआ, यह के लिए। तो यह वृक्ष है, कोई बता रहा है कि देखो यह वृक्ष है, कोई बच्चे को बता रहा है, किसी को बता रहे यह वृक्ष है। अगर यहाँ कह दिया था
ऐसा आम्र वृक्ष अस्ति, तो होता यह आम का वृक्ष है। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ ऐसे प्रयोग किया थी। वृक्ष होता है पुल्लिंग और ऐसा का प्रयोग हम लोग पुल्लिंग की जगह ही करते हैं या पुल्लिंग के लिए ही करते हैं। अब इसका भी थर्ड वाले का भी आप हिंदी में अर्थ लिखिए, मैं बोल रही हूँ फटाफट। तत् फलम मधुरम अस्ति, मतलब वह फल मीठा है या फिर वह फल मधुर है। थर्ड वाले का क्या होगा? वह फल मधुर है। और तत् का प्रयोग हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि ये फल जो है वो आपका नपुंसक लिंग है। सेकंड का देख लेते हैं हिंदी अर्थ क्या होगा। अरुण लिखति सा न पठति, अरुण लिखता है कॉमा वह नहीं पढ़ता है। बगल में लिख लीजिए आप लोग, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। फर्स्ट है आपका कनिका पठति, कनिका पढ़ती है। सा न लिखति, वह नहीं लिखती है। कनिका पढ़ती है, वह नहीं लिखती है, या वह लिखती नहीं है। आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने सबके हिंदी अर्थ लिख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका है ऐसा, फिफ्थ वाला। ऐसा का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? ऐसा का प्रयोग, ये वाला जो मात्रा वाला सा है, इसमें हम लोग ऐसा का प्रयोग किसके लिए? ऐसा का प्रयोग हम लोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग के लिए हम लोगों ने ऐसा का प्रयोग किया है। यहाँ पर ऐसा मतलब होता है ये है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ऐसा बाटका अस्ति, तो बाटका आप लोगों का क्या होता है? बाटका शब्द जो है वो आप लोगों का होता है, क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। बाटका का मतलब होता है बाग या बगीचा। बगीचा के लिए हम लोग वाटका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है? ऐसा बाटका अस्ति, ऐसा मतलब होता है यह, वाटका मतलब होता है आप लोगों का बगीचा, और अस्ति मतलब होता है यह है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? ऐसा मतलब यह, बाटका मतलब बगीचा, अस्ति मतलब है यह बगीचा है। कोई दिखा रहा है किसी को कि देखो ये बगीचा है, क्या कह रहा है? देखो ये बगीचा है। तो इसका हम लोग हिंदी अर्थ से, अगर हम लोग हिंदी से अगर संस्कृत बनवाई जाए तो आप लोग बना लेंगे जब आपको समझ आएगी। देखो अस्ति का मतलब होता है, बाटका का मतलब होता है बगीचा, और ऐसा का मतलब होता है आप लोगों का यह। तो ऐसा कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? ऐसा का प्रयोग देख लेना कि स्त्रीलिंग में क्या प्रयोग हो रहा है, आपका पुल्लिंग में क्या प्रयोग हो रहा है, उसके साथ ही नपुंसक लिंग में क्या प्रयोग हो रहा है। तो आप लोगों का जो संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत अर्थ निकालेंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? ऐसा बाटका अस्ति, मतलब यह बाटका या यह बगीचा है। इसके साथ में बगल में आप लोग हिंदी लिखते जाइए क्योंकि आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी। 6 है आप लोगों का एतत् फलम अस्ति। एतत् मतलब होता है यह, हम लोगों ने देखा, और ये नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। फल जो है वो आप लोगों का नपुंसक लिंग होता है, इसलिए यहाँ पर एतत् का प्रयोग किया गया है। तो एतत् जो है ये आपका सर्वनाम होगा। क्या होगा? एतत् जो है ये आपका सर्वनाम होगा। ऐसा जो है ये आपका सर्वनाम होगा। तत् जो है इसमें ये सर्वनाम होगा। इसमें और आपको मैंने सारी जगह गोला बना दिया है कि क्या क्या सर्वनाम होगा। तो एतत् फलम अस्ति, एतत् मतलब होता है यह, फलम मतलब होता है फल, अस्ति मतलब होता है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? यह फल है। तो यहाँ बात की गई है कि यह फल है। किसी ने पूछा कि यह क्या है, तो किसी ने आंसर दिया है कि यह फल है, तो बताया गया है कि यह फल है। तो इसके आपको हिंदी अर्थ समझ में आए। हिंदी अर्थ समझना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी एक एक शब्दों के हिंदी अर्थ बता पाए, साथ ही उसका संस्कृत भी अर्थ बता पाए। तो जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के डिस्कस कर दूंगी, या फिर आपके जो भी डाउट है वो मैं कंफर्म कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में, या फिर आप मुझे बता दें, मैं अभी सारे जो भी आपको डाउट हो वो मैं सारे क्लियर कर दूँ आप लोगों के। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये आपको जो 6 मैंने वाक्य बनाए इनका आपको हिंदी अर्थ भी समझ में आ गया, साथ ही सर्वनाम किस तरीके से प्रयोग किया गया है ये भी आपको समझ में आ गया। तो सर्वनाम आप लोग समझ गए कि सर्वनाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। सर्वनाम और सबके हिंदी अर्थ भी आपको समझ आ गया। चलिए आगे हम लोग अब देख लेते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम आपके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां जो है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। इन 6 सर्वनाम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्वनाम क्या क्या होते हैं और कौन कौन से किस प्रकार होते हैं। इन सब के बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सर्वनाम के प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, वो देख लेते हैं। किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लिखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लिखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने लिए किया जाता है या किसी अन्य के लिए किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब कोई जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो या तो अपने लिए कोई सर्वनाम यूज कर रहा है, कोई वर्ड यूज कर रहा है या कोई शब्द यूज कर रहा है, या किसी और के बारे में बताने के लिए कोई शब्द का यूज कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात की गई है या किसी चीज की बात की गई है, तो या तो वो खुद के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, या वो किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी के बारे में ज़रूर बताएगा, या उसके बारे में लिख रहा है या उसके बारे में बात कर रहा है, तो वो किसी न किसी के बारे में ज़रूर बताएगा, इसलिए ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें या तो वह अपने स्वयं के बारे में बताता है या फिर वो किसी और व्यक्ति के बारे में बताता है या किसी अन्य चीज़ के बारे में बताता है। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं क्या कैसा रहता है। तो आप लोगों के जो पुरुष होते हैं वो आप लोगों के 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या इसे ही हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष। तो पुरुष कौन कौन से होते हैं? पुरुष आप लोगों के 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये क्या है? ये आप लोगों के पुरुष के ही हैं। अगर पुरुष पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष जो है वो आप लोगों के 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा जो है वो होता है उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। इनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम पुरुष में कौन कौन सी आते हैं और मध्यम पुरुष में कौन कौन चीज़ें आती हैं और उत्तम पुरुष में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो सा होता है, इयम, अयम, ते और एतत, ये होते हैं आपके प्रथम पुरुष। क्या होते हैं? प्रथम पुरुष। इनको हम लोग बाद में समझते हैं। पहले हम लोग उत्तम पुरुष के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? उत्तम पुरुष के बारे में समझते हैं कि उत्तम पुरुष होता क्या है आखिर। उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब सबसे ऊपर। अगर आपसे किसी को पूछा जाए कि अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि आप लोग सबसे ऊपर किसको रखेंगे, तो आप सबसे ऊपर किसको रखेंगे? खुद को रखेंगे ना। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है आपकी बॉडी में, तो आप खुद है ना सबसे बड़े। तो सबसे ज़्यादा उत्तम या सबसे ज़्यादा ऊपर आप किसे रखेंगे? खुद को रखेंगे ना। अगर आपसे कहा जाए कि कोई रो में आप लगाइए, तो सबसे ऊपर कौन खड़ा होगा? सबसे ऊपर आप ही तो खड़े होंगे। तो आप कौन हुए? उत्तम हुए। मतलब सबसे मेन कौन हुआ? आप हुए। तो जहाँ हम लोग खुद की बात करते हैं तो वो होता है उत्तम। उत्तम मतलब सबसे अच्छा या फिर सबसे ऊपर। तो उत्तम पुरुष की बात की जाए तो उत्तम पुरुष होता है हम या मैं। तो मैं जब अपनी बात करते हैं तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि अहम, अहम और अहम। अहम को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ऊपर बिंदी लगा के, और दूसरा है कि हम लोग माँ का प्रयोग करके। तो अहम को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए अहम और अहम। तो ये अहम मतलब होता है मैं। संस्कृत में मैं जब हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ हम लोग अहम का यूज़ करते हैं। तो अहम मतलब होता है मैं। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ उत्तम पुरुष। मतलब मैं सबसे ऊंची हूँ या मैं सबसे महान हूँ। तो वहाँ पे हम लोग उत्तम, अगर बात की जाए सबसे अच्छा, तो वहाँ पर मैं मतलब खुद को सबसे अच्छा हम लोग मानेंगे और मानना भी चाहिए। नेक्स्ट आवाम। आवाम का मतलब क्या होता है? आवाम का प्रयोग मतलब हम दोनों। यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अपनी बात कर रहे हैं। मतलब कोई 2 लोग हैं तो हम कह रहे हैं हम दोनों यहाँ जाएंगे, हम दोनों वहाँ आएंगे, हम दोनों खेलने जाएंगे, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे। तो यहाँ किसकी बात हो रही? यहाँ भी आप आए ना, आपने खुद को लिया ना, इसलिए आपका ये उत्तम पुरुष होगा। इसलिए आवाम हम लोग यूज़ करते हैं हम दोनों के लिए। मतलब 2 लोगों की अगर बात की जाए, आपकी और किसी और की, तो वहाँ पे हम लोग आवाम यूज़ करते हैं। आवाम का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है हम दोनों। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वयम। वयम का हम लोग हिंदी अर्थ देखते हैं तो वयम का मतलब होता है हम सब। अगर 3-4 लोग हैं तो उसमें हम और 2-3 जो लोग और हैं, तो हमने 2-3 लोगों को ऐड किया तो उसमें हम भी तो ऐड है ना। तो हम आए हैं मतलब हम ऐड हुए हैं, तो मतलब नॉर्मल सी बात है हम उत्तम ही होंगे, मतलब हम ऊपर ही होंगे।
या फिर हम अपनी बात करें, जब खुद की बात की जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ आप उत्तम ही होंगे। तो वहाँ हमेशा उत्तम पुरुष की बात की जाएगी जहाँ आप खुद के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ क्या है, हम सब बाजार जाएंगे या हम सब पिक्चर देखने जाएंगे। तो यह हम सब मतलब होता है वयम। वयम का अगर हिंदी अर्थ पूछा जाए तो हम सब होता है, क्या होता है, हम सब होता है। तो ये तीन चीज़ आपको, तीन शब्द समझ में आए, क्या समझ में आए? अहम मतलब होता है मैं, अवाम मतलब होता है हम दोनों, वयम मतलब होता है हम सब। और ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं उत्तम पुरुष। अहम, अवाम, वयम। अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके उत्तम पुरुष। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है मतलब बीच का कोई पुरुष, या फिर आप कह सकते हो कोई एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की जा रही है। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष में क्या आता है। तुम मतलब होता है तुम, मतलब तुम्हारी बात की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम ऐसे हो, तुमने खाना खाया, तुमने पानी पिया, तुम वहाँ घूमने गए थे। तो यहाँ कौन है? मध्यम मतलब तुम्हारी बात की जा रही, आपकी बात नहीं हो रही। मतलब आप किसी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तुम का प्रयोग किया गया है। तो तुम मतलब होता है तुम। ऐसे युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, कोई दो व्यक्ति है उनकी बात की जा रही है कि तुम दोनों वहाँ घूम रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? युवाम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं, तुम सब मंदिर गए थे। तो मतलब हम किसी से कह रहे हैं कि तुम सब मंदिर गए हुए थे। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वहाँ हम लोग यूयम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? यूयम। तो आप समझ रहे हो, जहाँ किसी दूसरे की बात की जाए, यहाँ जहाँ किसी आपके आसपास किसी लोगों की बात की जाए, तो वहाँ पे आप तुम यूज़ करेंगे और वो होंगे आपके मध्यम पुरुष। कौन होंगे? मध्यम पुरुष। तुम जो है वो होता है तुम। युवाम को हम लोग हिंदी में कहते हैं तुम दोनों, और यूयम को हम लोग हिंदी में कहते हैं तुम सब। तो आपको समझ में आया कि तुम सब क्या होता है, तुम दोनों क्या होता है, और तुम क्या होता है। तो तुम, युवाम, यूयम, इन सब का प्रयोग हम लोग मध्यम पुरुष में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं या कौन कौन आते हैं मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में। प्रथम पुरुष को ही हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य मतलब किसी अन्य की बात की जा रही है, आप समझ रहे हो, कोई दो लोगों की बात नहीं हो रही है, किसी अन्य की बात कर रही है। कोई भी हमको दिख गया, हमने उसकी बात कर दी, इसलिए ये आपका अन्य पुरुष है। और आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हो, अन्य मतलब किसी ऐसे नॉर्मल व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए इसको अन्य पुरुष में रखा गया या फिर इसको प्रथम पुरुष में रखा गया है। देखते हैं कौन कौन आते हैं। शाह, शाह जो है मतलब शाह मतलब होता है हिंदी अर्थ शाह का कि वह। तो आपने देखा कि वह बाजार गया था। आप दो लोग खड़े थे और आप दो लोग बात कर रहे हो, आपने अपनी फ्रेंड से बोला कि देखो वह बाजार गई थी। तो आपने किसकी बात की? किसी तीसरे की बात की। यहाँ पे किसकी बात की? किसी तीसरे की बात की कि देखो वह बाजार गई थी। तो यहाँ पे वह क्या है? यहाँ पे सा वाला जो वह होगा ये आपका पुल्लिंग होगा, और जो आपका मात्रा बड़े आ की मात्रा लगी रहेगी वो आपका स्त्रीलिंग होगा। तो यह भी हम लोगों ने आगे डिस्कस किए थे लास्ट उसमें, आप लोगों के 2 सेकंड पहले ही। तो सा मतलब होता है वह मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए या मतलब किसी अन्य व्यक्ति की बात की जाए, तो शा मतलब होता है वह। यम मतलब होता है यह। यम मतलब आप यम का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में, यम मतलब होता है यह। अयम मतलब होता है यह, और ये आपका पुल्लिंग में यूज होगा। अयम मतलब होता है यह। देखो यह व्यक्ति घूमने गया था, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, देखो यह वही व्यक्ति है जो हमको रास्ते में मिला था। तो यह क्या होगा? यह पुल्लिंग में हम लोग यूज़ करेंगे। कौन सा? अयम। अयम जो है ये आपका पुल्लिंग में यूज होगा, जबकि आपका इयम जो है ये आपका स्त्रीलिंग में यूज होगा। अब आगे देखते हैं तय। तय मतलब होता है वह, ये भी किसी अन्य की बात की जा रही है। देखो वे खेल रहे हैं, देखो वो मैदान में खेल रहे हैं। तो हम लोग, अगर हमने बोला बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ हमने बच्चों के बारे में बताया, किसके बारे में? बच्चों के बारे में। लेकिन नहीं, हमें बच्चों के बारे में नहीं बताना, हमें बताना है कि वे मैदान में खेल रहे थे। मतलब जैसे वो बच्चे निकले तो हमने कहा देखो वो बच्चे मैदान में खेल रहे थे, या वे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं।
तो यहाँ हमने किसकी बात की, यहाँ हमने अन्य पुरुष की बात की, किसी अन्य लोगों की बात की, इसलिए ये आपका अन्य पुरुष हो जाएगा, ये आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का एतत। एतत क्या होता है, एतत होता है, एतत का हिंदी अर्थ होता है ये, और इसे हम लोग नपुंसक लिंग में यूज़ करते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना नपुंसक लिंग। मैंने आपको लिंग पहले क्यों पढ़ाया, मैंने लिंग आपको इसीलिए पहले पढ़ाया क्योंकि आज आपको समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है और नपुंसक लिंग क्या होता है। इसीलिए मैं आपको एक एक टॉपिक ऐसे कंप्लीट करा रही हूँ जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कनेक्ट है। बिकॉज जब आप अभी लट लकार, लोट लकार ये आप पढ़ने जाएंगे ना, तो यहाँ लिंग की बात की जाएगी, पुरुष की बात की जाएगी। अब आपको पता ही नहीं है पुरुष क्या होता है, लिंग क्या होता है, तो आप क्या पढ़ेंगे वहाँ जाके, बताइए। वहाँ आप रट्टा ही तो लगाएंगे ना। जबकि मेरा सीधा सिद्धांत है कि मुझे रट्टा आप लोगों को नहीं लगवाना है, मुझे चीज़ें समझानी है। जब समझानी है तो मेरा पूरा एक फ्लो चल रहा है, बिकॉज मैं उस फ्लो को नहीं तोड़ सकती हूँ। जब तक आप लोगों को लिंग पता नहीं होगा, तब तक आप लोगों को पुरुष से नहीं पता चलेगा कि पुरुष क्या होता है। जब तक आप लोगों को पुरुष नहीं पता होगा, तब तक आपको लट लकार, लोट लकार और ये सब चीज़ें नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब आपको मैं कुछ भी पढ़ाने लगूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। तभी मैंने आपको सबसे पहले फलों के नाम, पक्षियों के नाम, वृक्षों के नाम, सब्जियों के नाम और जो चीज़ों के नाम थे वो नाम पढ़ाए। फिर हमने संज्ञा वगैरह पढ़ा। संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम अब हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्वनाम हम लोगों ने बाद में क्यों पढ़ा, क्योंकि जब तक संज्ञा पता नहीं होगा तब तक आपको सर्वनाम भी पता नहीं चलेगा। संज्ञा पढ़ा हम लोगों ने। वचन पढ़े हम लोगों ने कि वचन कौन कौन से होते हैं, एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। उसके पहले हम लोगों ने लिंग पढ़े थे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग क्या होते हैं। तो अब जब आप लोग लिट लकार, लोट लकार ये पढ़ने जाएंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले वाली कन्फर्म होंगी। इसलिए मैं आपसे कहती जा रही हूँ, जितना मैं पढ़ाती जा रही हूँ, आप पहले मेरे साथ नोट्स बनाइए, फिर एक बार शांति से आप नोट्स बना के रख दें और फिर मेरी क्लास उठाइए और ओपन करके बस एक बार आपको सुनना है। जो मैं चीज़ें बोलती जा रही हूँ बस आपको सुनते जाना है। जब आप सुनेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी जो चीज़ें आपकी नोट्स बनाते टाइम मिस हो गई हैं। ओके, तो जब आप समझ लेंगे देन आपको क्या करना है, अब आपको क्लासेस को साइड से कर देना है। अब आपको रिवाइज करना है बस अपनी नोटबुक से। और संस्कृत आप लोगों को जो बहुत टफ लग रही है ना, मैं इतने ईजी वे में पढ़ा रही हूँ कि अगर आपने संज्ञा कंप्लीट कर लिया, जितनी मैंने क्लासेस ली है, मैंने अभी तक 10 क्लास ली हैं और आज आप लोगों की 11वीं क्लास है। आप समझ रहे हो, 10 क्लास अगर आपने ले ली और 11वीं क्लास में आए, तो आप ये समझिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो। आप लोगों को नहीं पता कि स्त्रीलिंग क्या होता है, बताइए मुझे। आप लोगों को नहीं पता कि पुल्लिंग क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता कि नपुंसक लिंग क्या होता है, पता है ना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं। तो अगर आप रिवीजन करते हुए लास्ट टाइम चलते हैं लास्ट क्लासेस का, तो आपको आगे जो क्लासेस हैं वो बहुत प्रॉपरली तरीके से समझ आएंगी। और मैं सभी क्लासेस का जल्द ही टेस्ट लेने वाली हूँ। जितने चैप्टर्स मैंने कराए हैं उन सभी चैप्टर्स का प्रॉपर टेस्ट होगा आपका। और ये टेस्ट जो है वो प्रॉपर अच्छे मार्क्स का होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, नहीं, आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का और लेवल भी आपका काफ़ी अच्छा होगा क्वेश्चंस का। इसलिए क्लासेस का रिवीजन करते हुए चलिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। पढ़ाई में देखिए कोई भी बिल्कुल ढील नहीं होनी चाहिए कि नहीं ठीक है चल रहा है, ये सब नहीं चलेगा। और कॉमेंट्स में देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, कमेंट्स आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से कमेंट्स करिए, जो आपके केवल वैल्यूएबल कमेंट्स हो। मतलब कुछ भी कमेंट्स में मत करिए। अगर आप कुछ भी कमेंट्स में करेंगे आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, मैं श्योर है ये चीज़, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ। बिकॉज मुझे यहाँ क्लासेस में कोई भी बदतमीज़ी नहीं चाहिए। स्ट्रिक्ट आप रहेंगे। आपको क्वेश्चन कोई भी डाउट हो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। लेकिन आप लोग वही एक कमेंट को 4-4 बार भेजेंगे और फिर उसके वजह से और भी जो बीच के कमेंट्स हैं वो मिस हो जाते हैं। फिर बच्चों के रिप्लाई नहीं हो पाते हैं, मतलब डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो बच्चे परेशान होते हैं जो उनके वैलिड डाउट्स होते हैं। इसलिए अगर कोई भी ऐसा करेगा उसे मैं ब्लॉक कर दूंगी। बिकॉज क्लासेस मैं प्रॉपरली चलाना चाहती हूँ। क्लासेस में कोई भी आपकी यहाँ वहाँ नहीं होंगी चीज़ें। बिकॉज मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ाती हूँ, तो नॉर्मल सी बात है कि मैं ये ही चाहूँगी कि आप लोग उतनी ही मेहनत से पढ़ें। मुझे आपका रिजल्ट चाहिए, इसलिए क्लासेस में बिल्कुल कोई बदतमीज़ी नहीं चलेगी। ऐसा कुछ भी लगेगा मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगी, सीधे ब्लॉक करूँगी। कोई डाउट नहीं है कि मैं ब्लॉक ये सोचूँ कि नहीं ब्लॉक नहीं करूँ, ये वो ये सब नहीं चलेगा। मुझे क्लास में प्रॉपर चीज़ें चाहिए और ये सब चीज़ें आपकी नहीं चल पाएंगी कि आप लोग कुछ भी बोलते रहें। आप लोग, मैंने देखा आप लोगों के कमेंट्स में, कंटिन्यू आप लोगों की चीज़ें देख रही हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं देखती नहीं हूँ? मैं एक एक कमेंट्स आप लोगों के रीड करती हूँ, मैं एक एक चीज़ें देखती हूँ। जिस तरीके से आप लोग बात करते हो उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप टीचर्स बनने वाले हो। किसी ने कुछ कह दिया आप लोग इतनी जल्दी भड़क जाते हो बातों पर। इतनी छोटी छोटी बातों पर भड़कोगे तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी? आपको पढ़ाई करनी आएंगी, आप टीचर्स बनने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस तो धारण करिए आप लोग। कोई कुछ कह रहा है, कहने दो, क्या दिक्कत है?
आप लोग कोई कुछ कहता है आप लोग बिल्कुल लड़ने लगते हैं, कमेंट सेशन में ही लड़ रहे हैं आप लोग। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। मतलब आप लोग स्टूडेंट से अब लाइफ से निकल के टीचर लाइफ में आ गए हैं, मतलब आप टीचर बनने वाले हो, आपके भी स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या आप ऐसे उनको रिप्लाई करेंगे ना? ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए और चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल मई में होने वाले हैं। और आपका सिलेबस में प्रॉपर तरीके से जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस करिए। ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आज आप लोग लड़ेंगे, कल फिर सब वही फ्रेंड्स होंगे और चीज़ें बिल्कुल टाइम निकल जाएगा और चीज़ें आपको पता ही नहीं चली कब इतना टाइम निकल गया, कब 2 साल निकल गए और कब इतनी जल्दी चीज़ें होंगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाती रहूँ बस। और नोट्स वगैरह बनाते चलिए। पढ़ाई में बिल्कुल भी मक्कारी मत करना, पढ़ाई पे फोकस करते रहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बातें करते रहिए, बातों में क्या है, बातें करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बातें भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए और साथ ही आप लोगों की पढ़ाई भी चलती रहे। पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और सारी चीज़ें एक साइड हैं, पढ़ाई आप लोगों की एक साइड है। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि पुरुषवाचक सर्वनाम, आपको समझ में आया कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। इसमें आपके 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। आगे हम लोग देखते हैं, सेकंड है आप लोगों का निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम? वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, धातु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति को निश्चित तरीके से बताएं या निश्चित संकेत करें कि अच्छा यही चीज़ है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या और कौन कौन से होंगे निश्चयवाचक, वो देख लेते हैं। निश्चयवाचक जैसे एग्जाम्पल बताए हैं, तय पुस्तक पठती, मतलब वो पुस्तक पढ़ता है या वे पुस्तक पढ़ते हैं। ते मतलब होता है वे, हम लोगों ने देखिए यहाँ पे ते पढ़ा था, ते है ना यहाँ पे, ये क्या है अन्य पुरुष है आपका। ते मतलब होता है वह और वह मतलब वे, मतलब आपका अन्य पुरुष होगा। तो ये क्या है अन्य पुरुष की बात की गई है यहाँ पर, या प्रथम पुरुष भी आप इसको कह सकते हैं। ते मतलब वे, पुस्तका मतलब पुस्तक या किताब, पठती मतलब पठंती मतलब पढ़ते हैं। वे किताब पढ़ते हैं या वे पुस्तक पढ़ते हैं। तो यहाँ किसकी बात की गई? वे पुस्तक पढ़ते हैं, मतलब निश्चित है कि वो ही पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब वे ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये निश्चित है। इसलिए क्या होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि ये चीज़ निश्चित है कि यही कर रहा है ये। तो क्या होगा, ते पुस्तक पठन्ति मतलब वे पुस्तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अयम कंदुकम मोहनस अस्ति। अयम कंदुकम मोहनस अस्ति, मतलब इसका अयम मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए अयम हमने अभी पढ़ा दिया था ना आपको। अयम मतलब होता है ये, और अयम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अयम हम लोग करते हैं पुल्लिंग में यूज़, और अयम का अर्थ होता है ये। देखिए जो चीज़ें मैं पढ़ाई वो सारी यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। तो अयम मतलब क्या होगा यहाँ पर ये, और ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, मोहनस के लिए, मतलब मोहन क्या है, पुल्लिंग है। तो अयम कंदुकम मोहनस अस्ति। तो अयम मतलब क्या होगा आपका, ये है। ये कंदुक मतलब होती है आपकी गेंद, गेंद को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, कंदुक। मोहनस मतलब मोहन की बात की गई है, अस्थि मतलब है, इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये मोहन की गेंद है। क्या होगा, अयम मतलब ये है, कंदुक मतलब गेंद, मोहनस मतलब मोहन और अस्थि मतलब है, ये मोहन की गेंद है। क्या बोला गया है यहाँ पर, यह मोहन की गेंद है। तो ये निश्चित बताया गया है कि यह मोहन की गेंद ही है। मतलब किसी ने कहा कि ये मोहन की गेंद है, तो ये निश्चित है ये चीज़ कि ये मोहन की ही गेंद है। तो अगर यहाँ पे होता है कि ये किसकी गेंद है, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है ना किसकी गेंद है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये मोहन की गेंद है, मतलब ये निश्चित है कि ये मोहन की ही गेंद है। इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये होगा आपका निश्चयवाची सर्वनाम। आई थिंक आप लोगों को समझ आई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं थर्ड क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है वो देखते हैं। जिन शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सॉरी देखिए यहाँ पर आप लोगों की मिस्टेक हो गई, मैंने अभी जब बोला तो मुझे लग रहा था मिस्टेक हुई है। मिस्टेक देखते हैं क्या है, यहाँ पर मिस्टेक है कि जिन शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो।
क्या होगा यहाँ पर? नहीं। यहाँ मैं वही कह रही थी, मुझे लग रहा है कुछ गलत है, क्योंकि ये तो निश्चयवाचक की डेफिनेशन बन रही थी। तो अनिश्चयवाचक क्या होगा कि जहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा हो, जहाँ पता ही नहीं हो कि यह निश्चित है या नहीं है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पर आप लोगों का अनिश्चयवाचक होगा सर्वनाम। मतलब कोई चीज़ निश्चित ही नहीं है कि ये है ही इसी की या नहीं है। जैसे बोला क्या कि शायद ये किसी की गेंद है, तो अब शायद में पता ही नहीं है ये किसकी गेंद है। अगर वहाँ पे पता चल जाए किसकी गेंद है तो फिर वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर पता ही नहीं है कि ये किसकी गेंद है, इसलिए ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी ना हो या फिर हमें पता ही नहीं हो कि ये क्या है, किसकी है और कौन है, तो वो क्या होगा? वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि कतिमय जना भ्रमण गच्छति। कतिमय मतलब होता है कुछ, मैंने यहाँ लिखा है। इसका हिंदी अर्थ आपका कछुआ मतलब होता है कुछ, जना मतलब होता है लोग, भ्रमण मतलब होता है घूमने और गच्छति मतलब होता है जाना। तो इसका क्या होगा आप लोगों का? गच्छति मतलब जाते हैं, गच्छति मतलब क्या होगा? जाते हैं। कतिपय मतलब क्या होता है आपका? कुछ। तो कुछ लोग भ्रमण पर जाते हैं या कुछ लोग घूमने जाते हैं, क्या होगा? कुछ लोग घूमने जाते हैं। कतिपय मतलब होता है कुछ, जना मतलब होता है लोग, भ्रमण मतलब होता है घूमने जाना और गच्छति मतलब होता है जाना। तो आप लोगों का यहाँ हिंदी अर्थ क्या होगा? कुछ लोग घूमने जाते हैं। अब पता ही नहीं है कुछ लोगों में कौन कौन है, कोई नाम पता है कुछ यहाँ पर निश्चित है कि कितने लोग जा रहे हैं और कौन कौन जा रहे हैं, नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कुछ लोग घूमने जाते हैं, पता ही नहीं है कि कुछ लोग कौन कौन से लोग हैं वो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेकंड है आप लोगों का त्वं कदाचित कार्य कुरु। मतलब कदाचित मतलब क्या है? कदाचित मतलब है आपको कभी या कोई। त्वं मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? त्वं मतलब होता है तुम। तुम मतलब क्या होता है? तुम मतलब होता है तुम। तो तुम कदाचित कार्य कुरुतु मतलब तुम मतलब तुम, कदाचित मतलब कभी या कोई कार्य करो। तुम शायद ही कभी कोई कार्य करो, मतलब ये है तुम कदाचित कार्य कुरु मतलब तुम कोई कार्य करो। तो यहाँ पे क्या होगा? तुम कदाचित कार्य कुरु। तुम मतलब होता है तुम, कदाचित मतलब होता है कोई या कभी, कार्य मतलब होता है करना और कुरु मतलब करते हो। तो तुम कोई कार्य करते हो, तुम कौन सा कार्य कर रहे हो ये पता ही नहीं है। यहाँ पे बोला गया है तुम कोई कार्य करो या तुम कोई कार्य करते हो। तो यहाँ पे क्या है? कोई कार्य। अब कौन सा कार्य करो यहाँ पता है? नहीं पता ना, कोई निश्चित कार्य है नहीं है ना। तो तुम कोई कार्य करो मतलब तुम कोई कार्य करते हो या तुम कोई कार्य करो। अब कौन सा कार्य करो ये पता ही नहीं है। कोई कार्य या तुम कभी कार्य करो, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, समझ में आए? ये अनिश्चित है, यहाँ कुछ निश्चित नहीं है कोई भी चीज़। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोगों का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो शब्द परस्पर संबंध बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसको कहते हैं? जो शब्दों का प्रयोग हम लोग संबंध को बताने के लिए या आपस में जो हम लोग अटैच्ड हैं उनके संबंध बताने के लिए हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग संबंधवाचक कहते हैं। मतलब दो लोगों के बीच में संबंध है तो वो कौन सा संबंध है या क्या चीज़ें हैं, उन सब संबंध को बताने के लिए हम जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इनके, समझते हैं। मतलब देखते हैं, यदा करोति तदा प्रप्नोति। मतलब यदा मतलब होता है, यहाँ लिखा है मैंने यदा तदा, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। तो यदा करोति तदा प्राप्नोति मतलब जब तुम करोगे तब तुम प्राप्त करोगे कोई चीज़, तब तुम्हें प्राप्त होगी। जब तुम कुछ करोगे तभी तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, इसका अर्थ ये होगा। मतलब यदा करोति जब तुम करते हो तब तुम्हें प्राप्त होता है। आप समझ सकते हो ऐसा। तो आप समझ में आया, संबंध बताया जा रहा है। मतलब यदा और तदा में संबंध है यहाँ पर कि जब आप करोगे तभी आपको कुछ प्राप्त होगा, बिना करे यहाँ पे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यथा चिंत्यत तथैव कुरु। यथा चिंत्यत तथैव कुरु। यथा मतलब होता है आप लोगों का जैसे और तथा मतलब होता है वैसे। यथा मतलब क्या है? जैसे, और तथैव मतलब क्या होता है आप लोगों का? वैसे, या तथा मतलब होता है वैसे। तो यहाँ पे होगा यथा चिंत्यते तथैव कुरु। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट है फिफ्थ आप लोगों का, देखते हैं
प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा वो देख लेते हैं। वे शब्द जो प्रश्न करने में प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम? जहाँ पे हम लोग जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग प्रश्न को पूछने में या प्रश्न करने में प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, तुम कुत्र गच्छसि। तुम मतलब होता है तुम, कुत्र मतलब होता है कहाँ। यहाँ मैंने बताया कुत्र मतलब होता है कहाँ, और गच्छसि मतलब जाते हो। तुम कहाँ जाते हो। यहाँ पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जाते हो। यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, मैंने सॉरी रॉन्ग लिख गया यहाँ पे। यहाँ सब जगह क्वेश्चन मार्क आएगा कि तुम कुछ गच्छसि मतलब तुम कहाँ जाते हो। नेक्स्ट है आपका सा कदा गमिष्यति। सा कदा गमिष्यति। कदा मतलब होता है कब, गमिष्यति मतलब जाओगे। तो यहाँ क्या होगा, वह कहाँ, वह कब जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, वह कब जाएगा। गमिष्यति मतलब होता है जाना, और शाम मतलब होता है वह, कदा मतलब होता है कब। तो यहाँ इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, वह कब जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है आप लोगों का अयम का अस्ति। अयम का अस्ति। तो अयम का देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्या होता है अयम। अयम होता है यह, और यह यूज होता है पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पर का मतलब होता है कौन। का मतलब क्या होता है कौन। मैंने यहाँ पे आपको कुछ शब्द बताए हैं प्रश्नवाचक शब्द, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं वो देखा है। अयम का अस्ति। अयम मतलब होता है यह कौन है। का मतलब कौन, अस्ति मतलब है। तो यह कौन है, क्या पूछा गया है, यहाँ कोई पूछ रहा है कि यह कौन है। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह कौन है। तुम कहाँ गए थे ये पूछा जा रहा है, या तुम कहाँ जाते हो। सा कदा गमिष्यति मतलब वह कब जाएगा। कदा मतलब होता है वह, तो वह कब जाएगा। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अयम का अस्ति। अयम मतलब यह कौन है, यहाँ पे भी आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जहाँ स्वयं के लिए आत्मन, स्व, स्वयं आदि शब्द का प्रयोग होता है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निज मतलब होता है खुद के लिए, स्वयं के लिए या अपने लिए। तो जहाँ पर ये शब्द यूज़ किए जाएं, आत्मना, आत्मा मतलब होता है खुद के लिए, स्वयं मतलब होता है खुद के लिए, स्व मतलब भी खुद के लिए या स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जहाँ खुद की बात की जाए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सा आत्मनम निदितवान। दूसरा है इयम स्व कार्य स्वयं करिष्यति। क्या है, इयम स्व कार्य स्वयं करिष्यति। यहाँ स्वयं का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ आत्मन का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ आत्मन और जहाँ स्वयं का प्रयोग किया जाए आप समझ जाइए कि ये आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर खुद की बात की गई है या यहाँ पर स्वयं की बात की गई है। तो क्या होगा, सा आत्मान निदितवान। तो यहाँ आत्मान आया है मतलब आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर इयम स्व कार्य स्वयं करिष्यति, यहाँ पर आपका स्वयं की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ मैंने शॉर्ट में चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, जहाँ से आप लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप टेट, सीटेट और सुपर टेट में संस्कृत लेते हो तो यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है। ये आपके संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होता है, उसके साथ ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किसे क्या कहते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है और साथ ही इसका रिविज़न भी करना है, क्योंकि आप लोग आगे संस्कृत में तभी आपकी संस्कृत अच्छी होगी या तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब आपको ये चार्ट प्रॉपर तरीके से पता होगा। तो इस चार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चार्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो देखते हैं कि करके समझते हैं। तो यहाँ पर एक साइड आपके दिया हुआ है पुरुष और यहाँ पर आपके वचन बताए हैं। तो वचन संस्कृत में कितने होते हैं, वचन जो है वो संस्कृत में आपके 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन कितने हैं, 3 हैं। और पुरुष की बात की जाए तो आपके जो पुरुष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पुरुष आपके 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन आता है,
प्रथम पुरुष या प्रथम पुरुष को ही हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। जहाँ किसी अन्य की बात की जाए वहाँ पर आपका प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होगा। उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम सबसे कौन है? उत्तम कौन है? आप है ना सबसे ज़्यादा उत्तम। उत्तम मतलब सबसे ऊपर आप किसको रखेंगे? खुद को रखेंगे, इसलिए आप क्या हुए? उत्तम हुए। और उत्तम पुरुष मतलब जहाँ खुद की बात की जाए, जहाँ स्वयं की बात की जाए तो वहाँ उत्तम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष मतलब होगा किसी आसपास या जान पहचान वाले की बात की जाए, जो आपके आसपास या बगल में ही हो, जिससे आप बात कर रहे हो, वो क्या होगा? आपका मध्यम पुरुष होगा। या जो बीच की कड़ी हो, मतलब दो लोगों के बीच का जो माध्यम हो या बीच का मध्यम पुरुष उसे कहते हैं। माध्यम से मध्यम आया मतलब दो लोगों के बीच का जो बीच का जो कड़ी है या फिर जो बीच में जो व्यक्ति है उसे हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो 3 लोग हैं, हम लोग 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने कोई बात कहा कि तुम ऐसे हो या तुम देखो वो वहाँ पे है, तो इस तरीके से जहाँ पे अगर बीच की बात की जाए, जहाँ या बीच माध्यम की बात की जाए वहाँ पे आपकी मध्यम पुरुष होगा। या जो मध्य में हो, बीच में हो, उसे हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। समझ में आया आपको? तो उत्तम पुरुष कौन कौन से होंगे? उत्तम पुरुष जो है, अहम जो है वो आपका उत्तम पुरुष होगा। अहम उत्तम पुरुष में एक वचन में आएगा तो आपका अहम जो है वो आपका एक वचन होगा उत्तम पुरुष का। आवाम जो है मतलब हम दोनों की बात कर रही है, हम दोनों मतलब दोनों की बात हुई है यहाँ पर, तो ये आपका द्विवचन होगा। उसके बाद वयम की बात की जाए तो वयम मतलब बहुत सारे लोगों की बात की जा रही, हम सब, तो हम सब क्या होंगे? बहुवचन होंगे। जहाँ एक की बात की जाए वहाँ एक वचन। और अयम क्या है? अयम मतलब मैं, मतलब उत्तम पुरुष। आवाम मतलब दोनों की बात हो रही है, हम दोनों, तो आपका हम दोनों की बात हो रही तो क्या होगा? द्विवचन होगा। जहाँ पर हम सब की बात की जाए वहाँ क्या होगा? वहाँ आपका बहुवचन होगा। बहुवचन क्या होगा? हम सब। हम सब क्या है? आप लोगों का उत्तम पुरुष है, तो हम सब जो होगा वो आपका बहुवचन होगा। आवाम जो है वो आप लोगों का द्विवचन होगा। अहम जो है वो आपका एक वचन होगा। उत्तम पुरुष में अहम जो है वो एक वचन, आवाम जो है वो द्विवचन, और वयम जो है वो आपका बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन होगा। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या बताते हैं? मध्यम पुरुष मतलब बीच की कड़ी। त्वम जो है, त्वम क्या होता है? त्वम का मतलब होता है तुम। और अगर एक की बात की जाए, तुम्हारी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, त्वम मतलब तुम होता है, और तुम एक की बात हो रही है तो वो आपका एक वचन होगा। अब युवाम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों। कोई दो लोगों की बात की जा रही है कि तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो, तो किसकी बात हो रही? दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? दो वचन। जहाँ दो लोगों की बात की जाती है वहाँ पे द्विवचन होता है, तो युवाम यहाँ क्या होगा? यहाँ युवाम जो है वो आपका द्विवचन होगा। नेक्स्ट है आपका यूजम। नेक्स्ट है आप लोगों का यूजम। यूजम मतलब होता है तुम सब। तुम सब मतलब बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। टीचर बच्चों से कहता है कि तुम सब यहाँ से जाओ। कोई ऑर्डर देता है टीचर कि तुम सब यहाँ से जाओ, तो तुम सब मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, तो बहुत सारे लोग जब होते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात की जाती है वहाँ पर बहुवचन होता है। तो यूजम मतलब होगा आप लोगों का तुम सब, और तुम सब जो है वो आपका बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन। तो मध्यम पुरुष समझ में आया आपको? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष समझ में आया कि उत्तम पुरुष में क्या चीज़ें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस प्रकार से होंगी। अब बात करते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। जैसे कि देखते हैं सा। सा मतलब होता है वह, और पुरुष पुल्लिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सा का। जो सा है जिसमें मात्रा होती है वो स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। तत् मतलब होता है नपुंसक लिंग के लिए, और तत् का मतलब भी वह होता है। शा का मतलब भी वह होता है, और शा का मतलब भी वह होता है। अगर किसी एक वह की बात की गई है, वह मैदान में खेल रही है, तो किसी एक की बात हो रही है ना कि देखो वह मैदान में खेल रही है, या वह फूल तोड़ रही है, वह आम खा रही है, तो ये सब क्या होंगे? एक की बात की जा रही है ना, तो इसलिए ये एक वचन होंगे। क्या होंगे? एक वचन। अब हम लोग शा को या वह को हम लोग दो वचन में किस तरीके से कहेंगे? अगर तो कहीं आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो होते हैं वे दोनों घर को जाते हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? तो यूज़ करेंगे। और ये किसके लिए? यह पुल्लिंग के लिए यूज़ होगा। ते जो है ये आप लोगों का स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होगा। किसके लिए? ये आपका स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होगा। अब बात करते हैं ते, ये आपका नपुंसक लिंग के लिए यूज़ होगा। तो जहाँ बात की जाए वे दोनों, ये वे दोनों मतलब दो लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? द्विवचन हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुवचन। बहुवचन में ते जो है वो होता है वे सब। क्या होता है? वे सब। वे सब पुल्लिंग के लिए ते यूज़ करते हैं, ता यूज़ करते हैं स्त्रीलिंग वे सब, और तानी यूज़ करते हैं हम लोग नपुंसक लिंग में वे सब को बताने के लिए। क्या यूज़ करते हैं? वे सब को बताने के लिए हम लोग तानी यूज़ करते हैं। तो ते मतलब होता है वे सब,
तो मतलब होता है वे दोनों, और शा मतलब होता है वह। जहाँ सा आएगा वहाँ आपका एक वचन होगा, जहाँ तो आएगा, जहाँ वे दोनों दोनों की बात की जा रही हो वहाँ आपका द्विवचन होगा, जहाँ ते मतलब वे सब की बात की जा रही हो वहाँ पे आपके बहुवचन होंगे, जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाएगी वहाँ आपका बहुवचन होगा, जहाँ दो व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए वहाँ आपका द्विवचन होगा, जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही हो वहाँ पर आपका एक वचन होगा। तो आपने देखा प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। उसके साथ ही एक वचन कौन कौन से होते हैं, द्विवचन कौन कौन से होते हैं और बहुवचन कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जो आप लोगों का चार्ट था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो यही आपका चार्ट है सर्वनाम में। सर्वनाम हम लोगों ने देखा कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है वो भी आपका इंपॉर्टेंट था। उसके साथ ही आप लोगों का ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आप लोगों के बनते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें और रह गई हैं। कुछ चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। अब नोट आप लोगों को एक डाल के लिखना है। क्या लिखना है, नोट आप लोगों को एक डाल के लिखना है। उसमें दो शब्द मैंने बताए हैं, ये दो शब्द आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जब देखिए संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत बनाएंगे तो इन शब्दों का आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप लोग अपने नोटबुक में साइड से या ऊपर जो स्पेस होता है ना वहाँ पर आप लोग नोट डाल के लिख लिया करिए, जिससे कि जब आप नोटबुक खोलें तो आपको ऊपर दिख जाए। तो आपको जब ऊपर रहेगा तो आपको याद भी आ जाएगा, नोट भी समझ में आएंगे, तो आप बार बार उनको रिविज़न भी कर सकते हो। तो आपको नोट डाल के क्या लिखना है यहाँ देखते हैं। नोट डाल के आपको लिखना है भवान। भवान का अर्थ क्या होता है हिंदी में, भवान का मतलब होता है आप। भवान का क्या मतलब होता है आप, और आप भवान जो है ये हम लोग पुल्लिंग में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, पुल्लिंग में। दूसरा है भवती। भवती मतलब होता है आप, लेकिन हम इसे इंग्लिश स्त्रीलिंग में यूज़ करते हैं। किस में, स्त्रीलिंग में यूज़ करते हैं। जबकि भवान का क्या यूज़ करते हैं, भवान को हम लोग पुल्लिंग में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, पुल्लिंग में। भवती को हम लोग स्त्रीलिंग में यूज़ करते हैं। भवान मतलब होता है आप पुल्लिंग में, और भवती मतलब होता है आप स्त्रीलिंग में। किस में, स्त्रीलिंग में। दो वर्ड आपको याद रखने हैं, भवान और भवती। अहम मतलब होता है मैं, अवाम मतलब होता है हम दोनों, वयम मतलब होता है हम सब, सा मतलब होता है यह। तो ये सब आप लोगों को क्या करना है, ये सब आप लोगों को याद कर लेने हैं। और एक या फिर याद नहीं करें तो एक दो तीन बार रिवाइज करेंगे, यूज़ होंगे तो फिर आपको याद हो जाएंगे अपने आप ही। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो हम लोगों के 2016 में पूछा गया, और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, या यहाँ से मैं प्रॉपर क्वेश्चन का आप लोगों का टेस्ट लूँगी प्रॉपर तरीके से। सारे क्वेश्चन एक साथ इकट्ठा करके आपका एक दिन मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। आपका टॉपिक वाइज कह सकते हो, या फिर आपका पूरा एक जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उन सबका एक टेस्ट ले लूँगी, जिससे कि आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और जो चीज़ें आपको कंफर्म नहीं है वो क्लियर भी हो जाएंगी, जो भी डाउट है चीज़ों में। तो आप लोग रिवीजन करते हुए चलिए। मैं किसी भी दिन टेस्ट ले सकती हूँ, वैसे मैं सोच रही हूँ संडे को टेस्ट ले लूँ आप लोगों का, और टाइम भी आपको मिल जाएगा रिवाइज करने का, और मैं टेस्ट भी ले लूँगी। तो मैंने जितने टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं उन सभी का मैं प्रॉपर आप लोगों का टेस्ट ले लूँगी। तो आप लोग रिवाइज करते चलिए। हिंदी का टेस्ट मैं जल्दी आप लोगों का ले लूँगी। हिंदी में भी जितने भी मैंने टॉपिक करा दिए हैं, जो आप लोगों की वर्णमाला सबसे इंपॉर्टेंट थी उसका मैं जल्दी टेस्ट लेने वाली हूँ। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं कुछ क्वेश्चंस का आप लोगों का टेस्ट लूँगी, या फिर आप कह सकते हो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। तो वो जो है वो मैं जल्दी कराने वाली हूँ। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ये बता दूँगी किस दिन आप लोगों का टेस्ट होगा। अब आपका जो संडे है वो मैं सोच रही हूँ संडे को मैं आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट का टेस्ट रख दूँ, और का टेस्ट जो है वो सॉल्व टेस्ट नहीं रहेगा, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, टेट में पूछे गए हैं, सी टेट में पूछे गए हैं, सुपर टेट में जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं उन सबको मैं लेके आपके पास आऊँगी, जिससे कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा, साथ ही आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो वो मैं जल्दी आप लोगों का टेस्ट ले लूँगी। तो आप लोग अपने जो हिंदी और संस्कृत है दोनों को कंप्लीट कर लें, किसी भी दिन आपका टेस्ट हो सकता है। और टेस्ट का जो नोट रहेगा, मतलब जो आप कह सकते हो न्यूज़ रहेगी, या फिर आप कह सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हो तो वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं सारे डाउट जो हैं वो आपके क्लियर कर दूंगी। जो भी आप लोगों को डाउट लगे, जहाँ पे भी समझ ना आई हो चीज़, तो वो मुझे आप बता देना, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। उसके साथ ही आप लोगों का जो टेस्ट है उसका इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। नोट्स सभी को बनाते हुए चलना है, रिविज़न करते हुए चलना है। टेस्ट भी जल्दी मैं ले लूँगी आप लोगों का संडे को, या उससे पहले भी मैं कभी भी ले सकती हूँ। हिंदी और संस्कृत का टेस्ट कभी भी आपका हो सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ।
तो उसकी आप लोगों को तैयारी करके रखनी है। और ऐसा नहीं है टेस्ट में लोग नहीं आएंगे, टेस्ट में देखो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट आप लोगों को टेस्ट में करना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो नोट्स बनाते हुए चलना। टेलीग्राम पे मैं इसकी जो PDF है वो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों को। टेलीग्राम पे जो भी कनेक्ट नहीं हुए हैं फटाफट टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाए। उसके साथ ही अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर दो। मतलब लाइक करने में इतनी ज़्यादा कंजूसी करोगे, इतनी मेहनत करती हूँ उसके बाद भी मतलब आप लोग इतने कम लाइक। फटाफट लाइक कर दो क्लास को अगर पसंद आ रही है क्लास तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया है। क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप जब उन लोगों की हेल्प करेंगे, किसी न किसी की हेल्प होगी आपके थ्रू, तो फिर लोग भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से ये फ्लो जो है वो चलता रहेगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। 2016 में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया कि राज्ञा शब्द में प्रयुक्त वचन कौन सा है। बताइए आप लोग, राज्ञा शब्द में कौन सा वचन जो है प्रयोग किया गया है। राज्ञा एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या एक वचन व बहुवचन दोनों है। बताइए मुझे फटाफट बताइए, राज्ञा जो है वो एक वचन है, बहुवचन है, या द्विवचन है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे, फटाफट कमेंट करिए। मैं सभी के कमेंट्स देख रही हूँ, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। राज्ञा जो है वो आपका एक वचन है, बहुवचन है, या द्विवचन है। कल मैंने 2 शब्द आप लोगों को दिया हुआ था, एक तो विदुषा और दूसरा जो था वो आप लोगों का था वृक्ष। ये दोनों शब्द ही आप लोगों के एक वचन है। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को ये दोनों आप लोगों के क्वेश्चन पूछे हुए थे कि एक वचन ये कौन से वचन होंगे, वृक्ष जो है उसमें कौन सा वचन होगा, साथ ही विदुषा में आप लोगों का कौन सा वचन होगा। तो आप लोगों ने कल बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे, मैंने सभी के आंसर देखे। तो आप लोगों का विदुषा में एक वचन और वृक्ष में भी एक वचन होगा। इसी के साथ राज्ञा बताइए, राज्ञा में कौन सा वचन होगा, एक वचन, बहुवचन, या द्विवचन। या फिर 4th आंसर है आप लोगों का एक वचन या बहुवचन। दोनों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों का। फर्स्ट है एक वचन, दूसरा है द्विवचन, और तीसरा है बहुवचन, चौथा है एक वचन व बहुवचन। इन दोनों में से आपको बताने हैं कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। इसी के साथ आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। कॉलेज ग्रुप पे भी आपको अगर पसंद आ रही है क्लासेस तो वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ जल्दी हम लोग मिलते हैं। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर है वो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताऊंगी, या फिर मैं आप लोगों को पिन कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आप लोग जिस तरीके से कमेंट कर रहे हो, जिस तरीके से आंसर दे रहे हो, मतलब काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप लोगों के। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते चलिए और जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टेक केयर, बाय बाय।